हाँ जी, तो क्या हाल चाल है। पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इग्निस पेट्रोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ। वो ये है कि जियो खान एकेडमी ने अपने 2025-26 सेशन के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। लॉन्च ऑफर है 20% ऑफ। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपसे बोला है कि मैच द फॉलोइंग टाइप और सिलिकेट स्ट्रक्चर्स का आपको एग्जाम्पल है। आप देखेंगे कुछ की टर्म्स आपके सामने आएंगी। वो ये है कि मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू फॉर पॉलीमराइज सिलिकॉन एल्यूमिनियम रिच मेल्स। अब आपको एक चीज़ तो ये समझना है कि ये पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है यहाँ से, है ना। और चार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही है। एक है नॉन ब्रिजिंग आयंस, एक है ब्रिजिंग आयंस, एक है नेटवर्क मॉडिफायर्स और एक आपका नेटवर्क फॉर्मिंग आयंस। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में आपकी एक बॉन्डिंग होती है और एक स्पेसिफिक टाइप का अपने को एनायनिक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, एक सिलिकॉन चार ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड करता है और कोवेलेंट बॉन्ड ये बनाता है। और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनाती है इसको अपन बोलते हैं, ये जो एक सिलिकॉन है चार ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, इसको अपन बोलते हैं सिलिकेट टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, सिलिकेट टेट्राहेड्रा भी बोलते हैं, सिंपली सिलिकेट टेट्राहेड्रा। अब ये जो सिलिकेट टेट्राहेड्रा है ये आपका नेगेटिव 4 वैलेंसी के साथ में आता है ना। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्डिंग है वो तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। लेकिन क्योंकि -4 की वैलेंसी इसके पास में है और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है, कई सारे मेटेलिक कैटायंस के साथ में बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो वो जो मेटल्स आपके सिलिकेट टेट्राहेड्रा के स्पेसेस में आकर के जुड़ते हैं तो वो उस सिलिकेट स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना, इसको अपन बोलते हैं नेटवर्क फॉर्मिंग आयंस। तो जिन्होंने वो नेटवर्क बनाया, तो यहाँ पे कौन है ये नेटवर्क बनाने वाला, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसको अपन बोलते हैं नेटवर्क फॉर्मर। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क फॉर्मर कौन है, सिलिकॉन, है ना। अभी अपन इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और जनरली अपन ये बोल देंगे कि नेटवर्क फॉर्मिंग आयंस भी हो जाता है, क्योंकि ये सिलिकॉन जो है वो आपका टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर में मिलता है और एल्यूमिनियम भी कभी कभी टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। तो ये सिलिकॉन को रिप्लेस करता है और उसकी वजह से देखते हैं कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का भी बॉन्ड बनता है ना। और इसलिए अपन बोलते हैं कि ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो आपके ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन का जो लिंकिंग है टू दी ऑक्सीजन, इसको अपन बोलते हैं नेटवर्क फॉर्मर्स। या एल्यूमिनियम और सिलिकॉन क्या हो जाएंगे, नेटवर्क फॉर्मर्स। और आपका जितना ज़्यादा ये बॉन्ड बनता चला जाएगा सिलिकॉन ऑक्सीजन का, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का, उतना ज़्यादा ये क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी और उतना ही आपका क्या होगा, मैग्मा जो है वो टाइट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने लगेगा, क्योंकि बॉन्डिंग होती चली जाएगी डिफरेंट डिफरेंट आयंस के बीच में। तो अपन इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये जो लिंकिंग ऑफ द सिलिकॉन ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन जो है ना विद ए बॉन्ड, इसको अपन बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। और जितना ज़्यादा ये बॉन्ड बनेगा अपन बोलेंगे कि उतना ही ज़्यादा जो सिलिका है वो पॉलीमराइज्ड है, या सिलिकॉन ऑक्सीजन जो वो उतना ही ज़्यादा पॉलीमराइज्ड है। ठीक है, तो आप देखोगे कि जैसे ये बॉन्ड बना उसकी वजह से नेगेटिव वैलेंसी क्रिएट हुई। इस नेगेटिव वैलेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, मेटल्स जो है वो इस सिलिकेट टेट्राहेड्रा के साथ में आकर के जुड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सिलिकेट टेट्राहेड्रा है, आपका निजो सिलिकेट बना। ये निजो सिलिकेट जो आपका इंडिपेंडेंट टेट्राहेड्रा होता है। कई बार आप सोरोसिलिकेट भी देखते हैं, है ना। तो सोरोसिलिकेट में क्या होता है कि आपका जो नेबरिंग टेट्राहेड्रा है वो आपस में एक ऑक्सीजन शेयर करते हैं और अपनी जो वैलेंस है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। कई बार आप साइक्लिक सिलिकेट भी देखते हो, कई बार आप चेन सिलिकेट भी देखते हो, है ना। तो सब में क्या हो रहा है, जो आपका नेबरिंग टेट्राहेड्रा है वो आपस में ऑक्सीजन शेयर करते हैं और उससे अपनी जो वैलेंसीज है इसको कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके मेटल्स आकर के जुड़ते हैं, जैसे आपका SiO4 है ना, और इसके ऊपर माइनस का 4 वैलेंसी है। इसको अगर दो मैग्नीशियम मिल जाते हैं तो एक मैग्नीशियम के पास में क्या होती है, प्लस की 2 वैलेंसी, तो दो मैग्नीशियम के लिए क्या होगी, 4। तो आप देखोगे कि इस तरह से आपका क्या बना देगा, फॉस्फेराइट बना देगा, है ना। अगर ये मैग्नीशियम की जगह आयरन होता तो ये फाइलाइट बना देता, क्योंकि मैग्नीशियम और आयरन जो है वो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में सॉलिड सॉल्यूशन क्रिएट होती है और उसकी वजह से आपका क्या होता है, पूरा का पूरा एक ओलिविन ग्रुप ऑफ मिनरल्स क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेटल्स आकर के जुड़े हैं सिलिकेट टेट्राहेड्रा में, इनको अपन बोलते हैं नेटवर्क मॉडिफायर्स। ठीक है, या यूँ बोले कि जितने भी मेटल्स आपके सिलिकेट स्ट्रक्चर में आकर के जुड़ेंगे वो सिलिकेट स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह के जो आपके मेटल्स होते हैं या आयंस होते हैं इनको अपन बोलते हैं नेटवर्क मॉडिफाइंग आयंस और
नेटवर्क मॉडिफायर्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने देखा कि ये जो दो टेट्राहेड्रा हैं उन्होंने आपस में एक अपना ऑक्सीजन शेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ ऑक्सीजन शेयर हुआ, यहाँ ऑक्सीजन शेयर हुआ, यहाँ ऑक्सीजन शेयर हुआ, यहाँ ऑक्सीजन शेयर हुआ। तो आप देखेंगे कि अपना एक टेट्राहेड्रा यहाँ पे दो ऑक्सीजन शेयर कर रहा है, यहाँ पे दो टेट्राहेड्रा के बीच में एक ऑक्सीजन शेयर हो रहा है। यहाँ पे जो टेट्राहेड्रा है ये मेरा इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे किसी तरीके से कोई ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रहा। मैंने इसके बारे में सिलिकेट स्ट्रक्चर के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया आप लोगों से, है ना। अब आप देखोगे कि यार ये जो दो टेट्राहेड्रा के बीच में जो ऑक्सीजन शेयर हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, दो टेट्राहेड्रा आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने वाली चीजों को अपन क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रिजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका ये जो भी दो टेट्राहेड्रा के बीच में ऑक्सीजन शेयर होता है इसको अपन क्या बोल देते हैं, ब्रिजिंग ऑक्सीजन, है ना। और जो आपका शेयर नहीं होता उसको अपन क्या बोल देते हैं, नॉन ब्रिजिंग आयंस, है ना। तो आप देखेंगे कि एमपी बॉल ग्रुप ऑफ मिनरल्स है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि दो टेट्राहेड्रा के बीच में OH ग्रुप बैठा रहता है ना। और यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ये मेरा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये वाला ये ऑक्सीजन जो है वो शेयर नहीं हो रहा कहीं पे भी, तो इनको अपन क्या बोल देते हैं, नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन बोल देते हैं या नॉन ब्रिजिंग आयंस बोल देते हैं। सो चार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनता है या सिलिकॉन को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, तो जो लिंकिंग ऑफ सिलिकॉन टू ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम टू ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। और इसकी वजह से आपको क्या मिलता है, पॉलीमराइज्ड सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये जब बॉन्ड बनाते हैं तो इनके ऊपर -4 की वैलेंसी आती है सिलिकेट टेट्राहेड्रा में। इस -4 की वैलेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास में कई सारे मेटल्स हैं, वो स्ट्रक्चर पे आकर के ऐड करते हैं, और उस एडिशन की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई होती है, इसलिए उनको अपन बोलते हैं नेटवर्क मॉडिफायर्स। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया तब जाकर के वो आपका टेट्राहेड्रा बना, इसलिए उनको अपन बोलते हैं नेटवर्क फॉर्मर्स या नेटवर्क फॉर्मिंग आयंस। और जो आपके वैलेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए टेट्राहेड्रॉन जो है वो अपने ऑक्सीजन शेयर करके आपस में जुड़ते हैं, तो जो ऑक्सीजन शेयर हुआ है दो टेट्राहेड्रा के बीच में उसको अपन बोलते हैं ब्रिजिंग ऑक्सीजन। और जो रह गया, जो कहीं पे शेयर नहीं हुआ, वो है आपका नॉन ब्रिजिंग आयंस। तो जैसे OH है, आपका ऑक्सीजन है, वो आपके क्या नॉन ब्रिजिंग आयंस है। कई बार आपको क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में भी पूछ लेता है कि कैलकुलेट दी ब्रिजिंग टू नॉन ब्रिजिंग रेशियो और कैलकुलेट दी नॉन ब्रिजिंग टू ब्रिजिंग रेशियो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, है ना। उसके बारे में जब अपन न्यूमेरिकल्स की सीरीज चलाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो न्यूमेरिकल बनते हैं और अपने को सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी सिलिकेट स्ट्रक्चर अपन वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये चार ऑप्शन देखो, चार ऑप्शन में आपको समझ में आ जाएगा आराम से कि यार यहाँ पे जो नॉन ब्रिजिंग आयंस है इसमें मेरा क्या होगा, OH हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ब्रिजिंग आयंस में क्या होगा, ऑक्सीजन ही होगा 100%। नेटवर्क मॉडिफायर्स में क्या हो जाएंगे, कैटायंस हो जाएंगे, मेटल्स हो जाएंगे, है ना। और नेटवर्क फॉर्मिंग आयंस में क्या होगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा और सिलिकॉन हो जाएगा। तो आप देखोगे भाई नॉन ब्रिजिंग आयंस पूछ रहा है तो OH जो है वो आपका नॉन ब्रिजिंग आयंस में चला जाएगा। ब्रिजिंग आयंस पूछ रहा है तो आपका ऑक्सीजन जो है वो ब्रिजिंग में चला जाएगा। नेटवर्क मॉडिफाइंग में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। और आपका नेटवर्क फॉर्मिंग आयंस में क्या चला जाएगा भाई, सिलिकॉन। और कभी कभी एल्यूमिनियम भी अपन इसमें ऐड ऑन करते हैं। तो अपन बोलते हैं कि बोवन रिएक्शन सीरीज में अपन ने देखा था कि जैसे जैसे मैग्मा कूल होता चला जाएगा, जैसे जैसे उससे क्रिस्टलाइजेशन होता चला जाएगा, मैग्मा के अंदर सिलिका परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्मा से आपका MgO, FeO, CaO, Al2O3 ये आपके क्रिस्टल्स की फॉर्म में रिमूव हो गया, तो बचे हुए मैग्मा में आपका क्या होगा, सिलिका बढ़ता हुआ दिखेगा। और जितना ज़्यादा सिलिका बढ़ता हुआ दिखेगा तो सिलिकॉन ऑक्सीजन उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, आपस में लिंक होंगे, उतना बॉन्ड बनेगा, उसकी वजह से जो मैग्मा है वो पॉलीमराइज्ड हो जाएगा, उसकी वजह से मैग्मा की स्ट्रक्चर थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि मैग्मा की विस्कोसिटी इंक्रीज होने लगती है विद इंक्रीज इन सिलिका परसेंटेज। वो कारण क्या है, पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन का सिंपल सा मतलब है लिंकिंग ऑफ सिलिकॉन टू ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम टू ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आया है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो ये जियोकेमिस्ट्री का और मैंने जियोकेमिस्ट्री में आपको बताया भी है, और मैंने एक डायग्राम दिखाया था और बताया था कि ये क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठाया गया है ना, और वो आपके नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जो ये वीडियो यूट्यूब पे जा रहा हो तो सारे लोग जो है हो सकता है कि नहीं देख रहे हो इसको, है ना, ऐप के ऊपर, या सारे लोगों ने कोर्स नहीं लिया हो, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि आपका एक फर्टाइल मेंटल है ना, फर्टाइल मेंटल है। ये फर्टाइल मेंटल की आपने क्या करी, पार्शियल मेल्टिंग करी। पार्शियल मेल्टिंग करोगे तो क्या होगा, एक तो आपका मेल्ट जनरेट होगा
और एक आपका सॉलिड रेजिड्यू बच जाएगा, है ना, क्योंकि 100% मेल्टिंग नहीं करी है तो आपका एक सॉलिड रेजिड्यू बचेगा और एक आपका मेल्ट जनरेट होगा। अगर मान लो कि एक सिंगल सॉलिड को मेल्ट करते हो, पार्शियल मेल्ट करते हो, तो अगर ये लिक्विड और सॉलिड ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन क्रिएट करता है तो इसको अपन इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह की जो ये मेल्टिंग होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। तो आप देखेंगे कि भाई ये एक सॉलिड था, इसको मैंने मेल्ट किया तो क्या हुआ, एक तो लिक्विड जनरेट हुआ और एक सॉलिड जनरेट हुआ। लिक्विड और सॉलिड का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, तो इस तरह की जो मेल्टिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग बोलते हैं, है ना। और इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ में अपन इसको एक नाम और दे देते हैं, पेरिटेक्टिक पॉइंट भी में भी लगभग ऐसा सा ही करेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि जब आप एंस्टेटाइट को मेल्ट करते हो तो आपको फॉस्फेटाइट प्लस सिलिका मिलती है, वो भी आपका क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग का ही एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जब मेल्ट कूल डाउन होकर के रॉक बनाएगा, क्योंकि फर्टाइल मेंटल है, और फर्टाइल मेंटल का एग्जाम्पल कौन है अपने पास में, लैर्जोलाइट है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में शायद कि लैर्जोलाइट को अपन क्या बोलते हैं, फर्टाइल मेंटल बोलते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल एलिमेंट दोनों है। मैंने आपको बताया था फर्टाइल मेंटल एक ऐसी रॉक होती है जिसके अंदर कंपेटिबल और इनकम्पेटिबल एलिमेंट दोनों होते हैं, क्योंकि जब आप इसकी पार्शियल मेल्टिंग करते हो, लोअर डिग्री ऑफ मेल्ट जनरेट करते हो, तो लोअर डिग्री ऑफ मेल्टिंग में क्या होगा, जितने भी इनकम्पेटिबल एलिमेंट होंगे दे विल ट्राई टू गेट इनटू द मेल्ट स्टेट, बिकॉज उनकी जो प्रेफरेंस है वो लिक्विड स्टेट है ओवर द सॉलिड फेज। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो इनकम्पेटिबल एलिमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब टोटल एलिमेंट्स ऑफ दिस फर्टाइल मेंटल में से मोस्ट ऑफ द इनकम्पेटिबल एलिमेंट जो मेल्ट में चले गए, तो पीछे बचा हुआ जो सॉलिड रेजिड्यू होगा इसके अंदर क्या रह जाएंगे, कंपेटिबल एलिमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई जब इस मेल्ट की कूलिंग से जो रॉक बनेगी, तो रॉक लेट सपोज एम ले लेते हैं, तो ये रॉक एम जो होगी इसके अंदर क्या होगा, इनकम्पेटिबल एलिमेंट बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। और मैंने आपको बोला था कि जिस रॉक के अंदर इनकम्पेटिबल एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं उसको अपन जनरली क्या रेफर करते हैं, इनरिच्ड सोर्स, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इनरिच्ड सोर्स हो गया। और जिसके अंदर कंपेटिबल एलिमेंट ज़्यादा होते हैं या इनकम्पेटिबल एलिमेंट बहुत कम होते हैं, इस तरह की रॉक को अपन बोलते हैं डिप्लीटेड मेंटल। क्या बोलते हैं जी, डिप्लीटेड मेंटल, ठीक है। अब आप देखोगे कि दो एलिमेंट अपन देखते हैं स्पेसिफिकली, एक है रुबिडियम और एक है आपका समेरियम, एक है रुबिडियम और एक आपका समेरियम। अब मेंटल रॉक्स के अंदर क्या होता है कि ये जो समेरियम है ये आपका कंपेटिबल एलिमेंट है और रुबिडियम जो है इनकम्पेटिबल एलिमेंट है। तो लेट सपोज वी हैव ए फर्टाइल मेंटल दैट इज योर लैर्जोलाइट, जिसके अंदर समेरियम और रुबिडियम दोनों है, लेकिन उस फर्टाइल मेंटल की जब मेल्टिंग होगी तो ये रुबिडियम तो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, मेल्ट के अंदर, और ये जो समेरियम है ये मोस्टली कहाँ पे कंसंट्रेट होगा, आपका डिप्लीटेड मेंटल के अंदर, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि डिप्लीटेड मेंटल के अंदर आपका समेरियम कंसंट्रेट हो गया, रुबिडियम जो है मेरा इनरिच्ड सोर्स के अंदर चला जाएगा। इस मेल्ट से जब रॉक बनेगी तो आपका रॉक एम बनेगी जो आपका क्या होगी, इनरिच्ड सोर्स होगी। और इनरिच्ड सोर्स का एक एग्जांपल मेरे पास में क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो आप बोलते हैं कि भाई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर मोस्टली आपको इनकम्पेटिबल एलिमेंट क्यों मिलते हैं, इस वजह से, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो आपकी क्या है, एक इनरिच्ड सोर्स का एग्जाम्पल है। अब आप देखोगे कि रुबिडियम और समेरियम दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं। अब रुबिडियम के डीके से क्या बनेगा, स्ट्रोंशियम, और समेरियम के डीके से क्या बनेगा, न्यूडोमियम। और अपन रेडियो एक्टिविटी वाली जो मैंने इक्वेशन बताई थी उसमें अपन ने बोला था कि डॉटर न्यूक्लियाई को आपका जो जनरेट होगी वो स्ट्रोंशियम 87 है, और मास स्पेक्ट्रोमेट्री में सही से कैलकुलेशन हो इसके लिए अपन आइसोटॉपिक रेशियोज लेते हैं, तो स्ट्रोंशियम 86 अपन यहाँ पे ले लेंगे। ये न्यूडोमियम 143 प्रोड्यूस करता है, और न्यूडोमियम 144 जो है इसकी हाफ लाइफ इतनी कम है कि इसको अपन ऑलमोस्ट क्या मानते हैं, स्टेबल मानते हैं। तो आप देखो कि भाई समेरियम के डीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या बनेगा, न्यूडोमियम के रेशियो जनरेट होंगे, और रुबिडियम के डीके से स्ट्रोंशियम बनेगा, उसकी वजह से स्ट्रोंशियम के आइसोटॉपिक रेशियो जो है वो इंक्रीज होंगे। तो आप देखोगे कि जो मेरा डिप्लीटेड मेंटल है जिसके अंदर समेरियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो समेरियम के डीके से न्यूडोमियम आपका उसमें ज़्यादा आ जाएगा, तो डिप्लीटेड मेंटल क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में न्यूडोमियम में इनरिच होता चला जाएगा। जबकि मेरा जो इनरिच्ड सोर्स है उसके अंदर क्या होगा, रुबिडियम डीके करके स्ट्रोंशियम के रेशियोज इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो स्ट्रोंशियम के रेशियो हैं ये आपको हाई मिलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर, है ना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर। और ये जो मेरा न्यूडोमियम के रेशियो है ये हाई मिलेंगे आपको डिप्लीटेड मेंटल में। तो ये तो आपको क्लियर है कि भाई मेरा डिप्लीटेड मेंटल जो होगा वो न्यूडोमियम के आइसोटॉपिक रेशियोज में हाई होगा, और मेरा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो स्ट्रोंशियम के रेशियोज में हाई होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यार मेरे को है ना इन दोनों के बीच में एक ग्राफ दिया हुआ है। वो ग्राफ क्या दिया हुआ है
कि इस तरह से आपको बोला कि भाई एक डिप्लीटेड आपको जियोकेमिकल रिजर्वायर दे रखे हैं, इसमें डिप्लीटेड मेंटल इनरिच्ड मेंटल 1, इनरिच्ड मेंटल 2 और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और आपको बोल रहा है कि भाई जो कोड है स्टोनशियम के और न्यूडोमियम के, उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। अब आप ध्यान से देखोगे एक्स एक्सिस पे आपको स्टोनशियम के रेशियोज दे रखे हैं और वाई एक्सिस पे आपको न्यूडोमियम के रेशियोज दे रखे हैं। तो अब आपको पता है कि जो डिप्लीटेड मेंटल होगा उसके अंदर स्टोनशियम के रेशियो बहुत कम होंगे और न्यूडोमियम के रेशियो बहुत ज़्यादा होंगे। तो कंपेरिजन करेंगे तो आप ये ए वैल्यू जो देख रहे हो, इस ए में क्या हो रहा है, न्यूडोमियम के रेशियो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन स्टोनशियम के रेशियोज कम है, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट अगर अपन मान रहे हैं तो आप देखोगे कि भी ए जो होगा वो मेरा स्ट्रेट अवे क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिप्लीटेड मेंटल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अपन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं, तो अपन ये जो डी पॉइंट है इसमें देख रहे हो कि स्टोनशियम के रेशियोज तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन न्यूडोमियम के रेशियो इसके अंदर बहुत कम है, विच मीन्स कि ये जो डी है वो स्ट्रेट अवे आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगा। तो ए तो आपका डिप्लीटेड मेंटल हो गया और डी आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया। तो यहाँ पे 1 जो है ए आपका किस में चला जाएगा भाई, ये कोड दे रखे हैं, ठीक है। तो ए मेरा डिप्लीटेड मेंटल में तो A1 D4, तो A1 D4 A1 D4 A4 D1, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, A4 D1 ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो अब आपका जो सही होगा वो ऑप्शन ए और बी में होगा। अब आप देखेंगे कि भाई जैसे आपका इनरिच्ड मेंटल 1 होगा उसके अंदर न्यूडोमियम और स्टोनशियम दोनों ही आइसोटोप रेशियो जो है वो कम होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि भाई ये आपका जो बी वाला पॉइंट होगा ये मेरा क्या होगा, इनरिच्ड मेंटल 1, और ये जो सी वाला पॉइंट होगा इनरिच्ड मेंटल 2 है, इसके अंदर स्टोनशियम के रेशियोज बढ़ जाएंगे और न्यूडोमियम के रेशियो रिलेटिवली कम होंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनरिच्ड मेंटल 2। तो आप देखेंगे कि जो बी है ये इनरिच्ड मेंटल 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग में चला जाएगा और सी जो है ये आपका इनरिच्ड मेंटल 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग चला जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैंने आपको बताया था अपन जब क्रस्टल इवोल्यूशन पढ़ते हैं, अपर मेंटल इवोल्यूशन पढ़ते हैं, लोअर मेंटल इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोंशियम रुबिडियम स्ट्रोंशियम एंड समरियम न्यूडोमियम जो मेथड है उसको अपन क्रस्टल इवोल्यूशन के लिए स्टडी कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको मीटोराइट स्टडी का रेफरेंस भी दिया था, बाबी भी अपन ने पढ़ा था, है ना, कॉन्ड्राइट्स के बारे में भी अपन ने देखा था, है ना, याद आ रहा है सब। और उसमें फिर अपन ने प्रेमा, हेमू, है ना, बल्क सिलिकेट अर्थ मॉडल, वो सारे अपन ने जियोकेमिस्ट्री में डिस्कस किए थे। तो एक बार अपने वो नोट्स जो है वो पलट लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रामेफिक रॉक रिप्रेजेंट्स अनडिप्लेटेड और फर्टाइल मेंटल। अब मैं आपको कितनी बार बता दिया कि फर्टाइल मेंटल या अनडिप्लेटेड का मतलब सिंपल क्या है, लहरजोलाइट। अब वो लहरजोलाइट आपका प्लेजोक्लेज लहरजोलाइट हो सकती है, गार्नेट हो सकता है, स्पिनल लैर्जोलाइट हो सकती है, लेकिन लैर्जोलाइट जो है वो सिंपली रिप्रेजेंट करता है फर्टाइल मेंटल या अनडिप्लेटेड मेंटल के कंपोजिशन को। और सिंथेटिक मटेरियल विच इज एनालोगस टू द मॉडल कंपोजिशन ऑफ द मेंटल वो आपका पायरोलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डूनाइट जो है ये आपका पार्शियल मेल्टिंग ऑफ लैर्जोलाइट से बनता है। हर्जबुर्गाइट के अंदर मेरा क्या होता है, ओलिविन प्लस ओपीएक्स, है ना, और वेबस्टराइट के अंदर क्या होता है, ओपीएक्स प्लस सीपीएक्स, और लैर्जोलाइट जो है वो आपका सिंपल एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखो आपको मिल रहा है कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक टाइप्स डज नॉट कम अंडर द आईयूजीएस क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। अब आईयूजीएस क्लासिफिकेशन रॉक्स जो है वो दो तरह के जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह की रॉक्स के लिए है, एक जो आपकी प्लूटोनिक रॉक है, एक आपकी जो वोल्केनिक रॉक है, ठीक है। तो हाइपाबेसल रॉक के लिए आईयूजीएस क्लासिफिकेशन बात नहीं करता है ना। तो प्लूटोनिक रॉक में आप देखोगे भी टोनालाइट आ गया, मोन्जोनाइट आ गया, साइनाइट आ गया, ग्रेनोडायराइट आ गया, ग्रेनाइट आ गया, है ना, नीचे आप देखोगे तो नेफलिन साइनाइट आ गया, इस तरह से। और उधर आप देखोगे तो पेरोडोराइट में आप देखोगे डूनाइट आ गया, लैर्जोलाइट हो गया, वेबस्टराइट आ गया, नोराइट आ गया, गेब्रो आ गया, है ना। तो ये आपके क्या है, प्लूटोनिक रॉक है। वॉल्केनिक रॉक में आप देखोगे तो आपके पास में ट्रेकाइट आ गया, डेसाइट आ गया, लूटाइट आ गया, सॉरी लेटाइट आ गया, फोनोलाइट आ गया, आपका रायोलाइट आ गया, आप देखेंगे बेसाल्ट आ गया, है ना, एंडेसाइट आ गया, ये सारी आपकी वोल्केनिक रॉक्स हैं। तो आप देखोगे कि हाइपाबेसल रॉक्स के लिए नहीं बात करता। तो टोनालाइट में आपका क्या होता है, एक प्लूटोनिक रॉक है जिसके अंदर प्लेजोक्लेस प्लस क्वार्ट्ज होता है ना, और एल्कली फेल्सपार जो है वो लेस देन 10% होता है। डायराइट जो है आपका मोस्टली एंडेसिन से बनी हुई रॉक होती है। फिर ट्रोप्टोलाइट मैंने आपको बताया था कि ओलिविन प्लस प्लेजोक्लेस से मिलकर के बनी हुई रॉक है, ये भी आपकी क्या है, इंट्रूसिव रॉक है। डोलेराइट जो है आपकी क्या है, हाइपाबेसल रॉक है। ये क्या है, हाइपाबेसल रॉक है ना, तो ये भाई हाइपाबेसल रॉक, ठीक है। हाइपाबेसल रॉक के अंदर क्या होता है, 2 स्टेज ऑफ
मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन होता है, डिस्टिंक्ट ग्रेन साइज आपको देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि जो मेरी डोलेराइट है इसके लिए आपका आईयूजीएस क्लासिफिकेशन जो ठीक से बैठता नहीं है। क्यूएपीएफ डायग्राम का आपने नाम सुना होगा, है ना, इस तरह से अपन एक बनाते हैं और यहाँ पे आपका क्वार्ट्ज होता है, यहाँ एल्कली फेल्सपार होता है, यहाँ पे प्लेजोक्लेज होता है और यहाँ पे फेल्सपेथोइड होता है। तो आपको याद होगा कि प्लूटोनिक रॉक्स के लिए अगर अपन बनाते हैं तो 90 60 20 10, और यहाँ पे आपका क्या होता है 10 65 35 और इस तरह से आपका चलता है वो आपका 90। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई टोनालाइट का ये रीजन आता है, क्वार्ट्जोलाइट का ये रीजन आता है, ग्रेनाइट का रीजन आता है, ग्रेनोडायराइट का ये रीजन आता है, यहाँ पे आपका साइनाइट आता है, फिर आपका मोन्जोनाइट आता है, फिर आपका मोन्जो डायराइट आता है, फिर आपका डायराइट आता है, यहाँ पे आपका नॉर्थो साइड या गेब्रो या डायराइट में से आता है। याद आ रहा है आपको ये सारी चीज़ें? ठीक है। फिर यहाँ पे अपन बोलते हैं कि एल्कली फेल्सपार रिच मेटासोमेटिक रॉक एसोसिएटेड विद कार्बोनेटाइट में। तो मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था कि जब भी आपके कार्बोनेटाइट्स का एल्किल मेटासोमेटिज्म होता है तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फेनिटाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं, और इससे जो रॉक बनती है उसको अपन फिनाइट बोलते हैं, और इसके अंदर करेक्टरिस्टिक मिनरल जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोक्लेज और एजिरीन आपके स्पेसिफिक मिनरल असेंबलेज बनता है बिकॉज ऑफ द एल्कली मेटासोमेटिज्म ऑफ कार्बोनेटाइट्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे सोवाइट जो है वो एक तरह की कार्बोनेटाइट ये जिसके अंदर कैल्साइट रिच ये होती है, बिफोर साइड जो है ये भी आपके एक तरह की कार्बोनेटाइट ये जो आपकी डोलोमाइट रिच होती है ना, डोलोमाइटिक कार्बोनेटाइट। ये रोगाइट जो है वो आपकी क्या होती है, आयरन कार्बोनेट रिच होती है, आयरन कार्बोनेट्स में रिच होती है, और फिनाइट जो है ये आपका एक्चुअली में फेनेटाइजेशन की प्रोसेस से बनता है जो आपका अल्कली मेटासोमेटिज्म बताता है। ठीक है, वोलरॉक अल्ट्रेशन भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। फिर यहाँ पे आप देखोगे भाई कौन सा लो है जो आपके क्रिस्टल ग्रोथ मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है ना, फिक्स लो की वजह से। फिक्स लो जो है वो क्रिस्टल ग्रोथ मैकेनिज्म कौन सी प्रोसेस से एक्सप्लेन करता है। तो मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि जो फिक्स लो है वो डिफ्यूजन कंट्रोल्ड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। फिक्स लो में क्या होता है कि भाई आपका जो अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको इग्निस टेक्सचर में बताया था कि जब आपका मैग्मा क्रिस्टलाइज होना चालू होता है तो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है कि मैग्मा के पास में सफिशिएंट हीट प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से आपका जो भी न्यूक्लियाई बनता है उसमें सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशियो हाई रहता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियाई आपका अनस्टेबल हो जाता है और उसके ऊपर आपकी सरफेस रिलेटेड अनस्टेबिलिटी रहती है तो आपका वो न्यूक्लियाई कोलैप्स होता रहता है ना। तो उसको अपने को सफिशिएंटली कूल डाउन करना पड़ता है। जब वो आपका न्यूक्लियाई बनता है तो उसको ग्रो करने के लिए कुछ उसके आयंस चाहिए, है ना, और वो आयंस जो है वो जब क्रिस्टल न्यूक्लियाई डेवलप हो रहा होता है तो अपने सराउंडिंग से क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन फर्दर उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वो आयंस मैग्मा के किसी दूसरे हिस्से में प्रेजेंट है तो वो मैग्मा के दूसरे हिस्से से चल करके उस न्यूक्लियाई तक पहुंचेंगे। तो अपन ने बोला था कि मैग्मा चैम्बर में जो आपका जैसे मान लो कि यहाँ पे फॉस्फेराइट का बन रहा है तो फॉस्फेराइट को क्या चाहिए, अब मैग्नीशियम चाहिए। तो ये बनता बनता यहाँ का आसपास का मैग्नीशियम तो इसने डिप्लीट कर दिया, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम हो गई। लेट सपोज कि यहाँ पे मैग्मा में मैग्नीशियम कंटेंट ज़्यादा है तो ये मैग्नीशियम यहाँ से क्या करेगा, इस साइट ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लिएशन पे पहुँचेगा और इस क्रिस्टल को क्या करेगा भाई, इस न्यूक्लियाई को क्या करेगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो आप बोलेंगे कि ये जो आपके मैग्नीशियम के जो आयंस है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हुए हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर, कि यहाँ पे ज़्यादा कितना और यहाँ पे कम कितना है। तो आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में एक जगह से दूसरी जगह में, ग्रेडियंट का मतलब ही क्या होता है, डिस्टेंस के साथ में कोई चीज़ चेंज हो रही है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो चेंज हो रही है तो यहाँ पे ज़्यादा है और उधर कम है। तो नेचर में क्या होता है, जहाँ से ज़्यादा होता है वो जहाँ पे कम होता है उस तरफ मूव करने की कोशिश करती है। तो जैसे विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, है ना, देखते हो ना, हीट फ्लो करती है हाई हीट से लो हीट की तरफ। तो ऐसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से भी आपका क्या होता है, जो मास है वो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो फिक्स लो जो है वो आपका डिफ्यूजन रिलेटेड जो ग्रोथ होती है उसको एक्सप्लेन करता है। जो फेज बाउंड्री रिएक्शन कंट्रोल्ड है ये आपके केमिकल इक्विलिब्रियम की बात है। सरफेस न्यूक्लिएशन कंट्रोल्ड ग्रोथ है ये भी आपके आयंस की बात है ना। स्क्रू डिसलोकेशन ये फोर्सेस से रिलेटेड बात है। और एक आप देखेंगे कि ट्रेस एलिमेंट की पार्टीशनिंग को भी एक्सप्लेन करने वाला एक लॉ है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। ठीक है, तो हेनरी लॉ जो है वो आपके ट्रेस एलिमेंट्स के पार्टीशनिंग के बारे में बात करता है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे भाई। अब अपन बात करते हैं कि जो डायरेक्टली कंट्रोल करने वाला जो कूलिंग रेट ऑफ मैग्मा है ये आपका किस किस को कंट्रोल करता है। तो मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इग्निस टेक्सचर को डेवलप करने में।
और इग्नेस टेक्सचर जो है वो आपके 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। एक आपका रेट ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लिएशन, रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये जो तीनों प्रोसेस हैं वो रेट ऑफ कूलिंग से कंट्रोल होती हैं। तो आप देखेंगे कि रेट ऑफ कूलिंग जो है ये अल्टीमेटली आपकी पूरी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है। तो आप देखोगे भाई चाहे मेरा रेट ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ हो, रेट ऑफ न्यूक्लिएशन हो, डिफ्यूजन रेट हो या डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग हो, क्योंकि भाई अगर आपकी स्लो कूलिंग हो रही है तो मैग्मा की अंडर कूलिंग बहुत धीरे धीरे होगी, और अगर आपकी रेट ऑफ कूलिंग फास्ट है तो मैग्मा अंडर कूल बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। तो आप देखोगे भाई ये जो रेट ऑफ जो कूलिंग रेट है ये आपके इन सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। और इसमें अपन एक वो देखते भी है ना कि टेम्परेचर कंडीशंस है, यहाँ पे ये आपका क्या पूरा का पूरा मेल्ट है, और यहाँ पे अपन एक कर्व देखते हैं इस तरह से जाता है ना। फिर अपन एक कर्व देखते हैं कि भाई ये इस तरह से जाता है, आप देखते होंगे। तो ये आपका क्रिस्टल ग्रोथ की आता है और ये आपका न्यूक्लियाई का आता है। तो अपन देखते हैं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, जहाँ पे रेट ऑफ कूलिंग कम रहती है वहाँ पे क्रिस्टल ग्रोथ ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू दी रेट ऑफ न्यूक्लियाई, और इसकी वजह से अल्टीमेटली आपको क्या मिलते हैं, फिनोक्रिस्ट डेवलप होते हैं, लार्जर ग्रेन डेवलप होते हैं, है ना। तो ये आपने कैसे बोल दिया भाई, क्योंकि हमने ये इग्नियस में पढ़ा है। अब ये पेरिटेटिक वाला पॉइंट है, सीधा सीधा सा, इसमें तो कोई इश्यू है नहीं आपको। पेरिटेटिक वाले में क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई जैसे मान लो कि ये मेरा एक बाइनरी फेज डायग्राम है पेरिटेटिक पॉइंट के साथ में, और यहाँ पे मेरा फोस्टेराइट है, यहाँ कहीं पे एंस्टेटाइट का पॉइंट अपन मार्क करते हैं, और यहाँ पे मेरा सिलिका है ना। तो अपन बोलते हैं कि भाई जब आपका जो क्रिस्टलाइजेशन बिहेवियर होगा वो आपका क्या होगा, इस तरह से आएगा, जो आपका 2 यूटेटिक पॉइंट बनाएगा, ठीक है। एक पेरिटेटिक पॉइंट बनाएगा, टर्नरी पेरिटेटिक पॉइंट बनाता है, और एक आपका यूटेटिक पॉइंट बनाता है। तो इस तरह से अपन इसको डिफाइन करते हैं। तो आपने बोला कि भाई मान लो कि बल्क कंपोजिशन मेरा यहाँ है, तो जब ये लिक्विडस को कट करेगा तो पहला जो क्रिस्टल है वो फोस्टेराइट का बनेगा, और मैग्मा जो है वो आपका इवॉल्व होता जाएगा विद दिस पॉइंट, जैसे इस आई पॉइंट पे पहुंचेगा जो आपका पेरिटेटिक पॉइंट है। तो इसमें क्या होगा, आपकी 2 कंडीशन होगी, या तो फोस्टेराइट जो है वो बचे हुए मेल्ट से ज़्यादा हो, या फिर फोस्टेराइट जो है वो मेल्ट के बराबर हो, या फिर मेरा जो फोस्टेराइट कंटेंट है वो मेल्ट से कम हो। तो इस पेरिटेक्टिक पॉइंट पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, एक तरह की डिसकंटिन्यूस रिएक्शन होगी, जिसमें क्या होगा, वन ऑफ द फेज विल बी कंज्यूम्ड। तो इस पेरिटेक्टिक पॉइंट पे क्या होगा भाई, फोस्टेराइट प्लस लिक्विड जो है ये मिलकर के क्या बना रहे होंगे, एस्टेटाइट बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन कब तक चलेगी, जब तक कि या तो फोस्टेराइट खत्म नहीं हो जाता या लिक्विड खत्म नहीं हो जाता। अगर फोस्टेराइट खत्म हो गया तो ये लिक्विड और एस्टेटाइट मिलकर के क्या करेंगे, यूटेटिक पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। अगर लिक्विड खत्म हो गया तो क्या होगा, इसी पेरिटेक्टिक पॉइंट पे आपका क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा, और जो बची हुई रॉक, जो फाइनल रॉक बनेगी उसका जो कंपोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, इस बल्क कंपोजिशन के कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे फोस्टेराइट जो बना है वो मेल्ट के साथ में रिएक्ट करके एस्टेटाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका कोई एक फेज कंज्यूम होगा। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, पेरिटेटिक पॉइंट पे जो रिएक्शंस होती हैं वो तब तक कंप्लीट नहीं होंगी जब तक कि वन ऑफ द फेज इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो आप देखोगे कि ये जो रिएक्शन की बात कर रहा है ये आपका स्ट्रेट अवे किसके बारे में बात कर रहा है, Mg2 SiO4 SiO2। तो ये क्या होता है, फोस्टेराइट ही तो होता है। ये आपका क्या बाइनरी फेज डायग्राम है, और अपने को पता है कि फोस्टेराइट और सिलिका के बीच का जो बाइनरी फेज डायग्राम होता है वो क्या होता है, पेरिटेटिक बाइनरी फेज डायग्राम है। पेरिटेटिक बाइनरी फेज डायग्राम में आप बोलोगे कि भाई लिक्विड जब आपका इस टेम्परेचर पे रीच करता है, लेट सपोज कि ये 1557 डिग्री सेल्सियस है, तो ये यहाँ पे ये पहुँचता है, इस पॉइंट पे पहुँचता है, इस यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो ये क्या करेगा, क्रिस्टल जो फोस्टेराइट जो है वो लिक्विड के साथ में रिएक्ट करके एस्टेटाइट बनाएगा, और ये जो आपका एक्स पॉइंट तक रहेगा जब तक कि आपका एस्टेटाइट फॉर्मिंग रिएक्शन जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती। और कंप्लीट होने का मतलब क्या है कि वन ऑफ द फेज इज बीइंग कंज्यूम्ड, आइदर लिक्विड और द फोस्टेराइट। तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, तो इस पॉइंट को अपन पेरिटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। सॉल्वस पॉइंट आपको लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन में देखने को मिलता है, जिसमें आपका इस तरह से होता है, ये आपका लिमिटेड सॉलिड सॉल्यूशन है, और ये मेरा क्या है, सॉल्वस टेम्परेचर। और यहाँ पे आपका जब टेम्परेचर पहुँचेगा तो आपका सिंगल होमोजेनियस फेल्सपार जो है 2 पार्ट में अपने आप स्प्लिट हो जाता है, जिसको अपन एक्स सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। कोटेक्टिक पॉइंट जो है वो आपको टर्नरी फेज डायग्राम में देखने को मिलेगा, और यूटेटिक पॉइंट जो है वो आपका बाइनरी फेज डायग्राम में देखने को मिलता है। अब ये जैसे मान लो कि इस तरह से है, और ये आपका मान लो डायोप्साइड है, और ये मेरा अनोर्थाइट है, यहाँ पे भी ये यूटेटिक पॉइंट है। तो आप देखोगे कि ये पेरिटेटिक पॉइंट, यूटेटिक पॉइंट, ये दोनों ही आपके क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट है। क्या है जी, इनवेरिएंट पॉइंट। और इनवेरिएंट पॉइंट की खासियत क्या होती है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, इसका मतलब क्या है कि स्टेट ऑफ सिस्टम जो है, स्टेट ऑफ सिस्टम वो कंप्लीटली नॉन है। मतलब किसी भी तरीके के इंटेंसिव वेरिएबल को अपने को यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज द स्टेट ऑफ आवर सिस्टम।
लिक्विड है कि सॉलिड है। और ये भी बोलते हैं कि आपके यूटेटिक पॉइंट जो है वो मिनिमम टेम्परेचर का पॉइंट होता है, तो थर्मल मिनिमम के बारे में ये बताता है। फर्स्ट मेल्ट भी यहाँ पे जनरेट होता है, क्रिस्टलाइजेशन स्टॉप भी यहीं पे होती है, और इन्वेरिएंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 0 होता है, मैक्सिमम फेजेज यहाँ पे को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके यूटेटिक पॉइंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। अपन बोलते हैं कि फेज डायग्राम में एक वैली की तरह काम करता है या डिप्रेशन की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया था और आपसे ये होना ही चाहिए, है ना। फिर अपन बात करते हैं कि भाई बेसाल्टिक लावा अगर वाटर बॉडीज में एंट्री करता है तो वो क्या करता है भाई, ये सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिलो लावास। तो अपन बोलते हैं कि वेन एवर द वॉल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस सबमेराइन, तो आपका वो क्या बनाता है, वाटर के कांटेक्ट में आते ही बड़े बड़े बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिलो लावा बोलते हैं। जो ये पेहो वाला जो है ये आपका क्या है, सिंपली हाईली विस्कस हाईली मोबाइल लावा होता है जो आपका सरफेस पे दूरी तक पहुंचता है, जिसमें विस्कोसिटी कम होती है, सिलिका कंटेंट कम होता है, और मैफिक कंटेंट रिलेटिवली थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। ए लावा जो है वो आपका ब्लॉकी लावा के कॉरस्पॉन्डिंग है। और लहर जो आपका क्या होता है, जब आपका वॉल्केनिक मटेरियल वाटर के कांटेक्ट में आकर के फ्लो करता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लहर बोलते हैं, या मड फ्लो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपन ने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था। अच्छा मैं आपको ये चीज़ और बता देता हूँ, ये जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये जीएसआई प्रीलिम्स के हैं। कंबाइंड जो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन जो है, जो जियोलॉजिस्ट और हाइड्रोलॉजिस्ट रिक्रूट करने के लिए होती है, यूपीएससी करवाती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 जो वो आपका जियोलॉजी का होता है, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, हर क्वेश्चन जो 2.5 नंबर का होता है। ठीक है, कुछ इस तरह का सही वो 2.5 नंबर का या 2.25 नंबर जो भी है वो देख लेना यार, आई थिंक 2.5 नंबर का ही होता है ना। अब आप बोलोगे कि यार ये जो क्वेश्चंस है ये तो रिपीट से होने लग गए, है ना, तो रिपीट से ही होने लग गए। यही तो मैं कह रहा था कि आप अगर एक बार ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि टॉपिक वही है, ले दे करके वही इग्निस रॉक क्लासिफिकेशन है, वही इग्निस टेक्सचर है, वही इग्निस स्ट्रक्चर है, वही फेज रूल है ना। ले दे के 4 टॉपिक ही तो है इग्निस में, वहीं से तो पूछेगा, तो कहाँ तक नए क्वेश्चन बनाएगा, चीज़ ही वही है। ठीक है, तो एक बार आप क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर आपको बस सब्जेक्ट समझना है कि भाई मैं इग्निस टेक्सचर को अच्छे से कैसे समझ लूँ, इग्निस रॉक्स को कैसे अच्छे से समझ लूँ, इग्निस ये जो फेज रूल है इसको कैसे अच्छे से समझ लूँ, है ना, और जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उनको कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। वो समझ लिया तो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और दैट्स व्हाट वी डू इन जियो खान अकेडमी, कि आप अच्छे से आपको समझाया जाता है, फिर आप क्वेश्चन तो आराम से सोल्व करते ही हैं। पिलोटेक्सिटिक टेक्सचर में क्या होता है भाई, आपका ग्लासी मटेरियल के अंदर लार्ज क्रिस्टल्स आपके क्या होते हैं, सेटल्ड होते हैं। वेरियोलिटिक में क्या होता है, आपकी ये माइक्रोलिट्स बोलते हैं, माइक्रोलाइट्स बोलते हैं, जो प्लेजोक्लेस के नीडल लाइक जो टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्लास के अंदर फैले रहते हैं कैविटी के अंदर, है ना। क्यूमुलोफायरिक टेक्सचर में क्या होता है, आपका सिंपल क्रिस्टल एग्रीगेट्स होते हैं, है ना, एक ही क्रिस्टल के बहुत सारे एग्रीगेट्स होते हैं। और क्यूमुलेट टेक्सचर में क्या होता है, अर्ली फॉर्म क्रिस्टल जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आकर के सेटल हो रहे होते हैं। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैंने चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया, अब क्वेश्चन आप पढ़ लो। क्या बोल रहा है कि इग्नियस रॉक फॉर्म बाय ग्रेविटी सेटलिंग, तो ग्रेविटी सेटलिंग में आपका क्या है, क्यूमुलेट टेक्सचर ही है एग्जाम्पल, सीधा सीधा, है ना। तो इस तरह से जब आप पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चंस को सोल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है और बहुत मजा आता है फिर क्वेश्चन सोल्व करने में। अब देखो, which one of the following rocks contain nearly equal amount of alkali feldspar and plesioclase with approximately 10% quartz। तो अपन बोलते हैं कि भाई QAPF डायग्राम अगर अपन बनाएं, ये बनाएं क्या, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्वार्ट्ज है, ये प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार है, और यहाँ पे एल्कली फेल्डस्पार है। ये क्वार्ट्ज का वो हिस्सा है जिसमें क्वार्ट्ज मोर देन 90% है, यहाँ पे क्वार्ट्ज 60% से ज़्यादा है। और ये आपका ग्रेनाइट, टोनालाइट के अंदर क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्डस्पार सॉरी प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार होते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, एल्कली साइनाइट है जिसके अंदर एल्कली फेल्डस्पार जो है मोर देन 90% होते हैं। फिर आप जैसे ऐसे एल्कली फेल्डस्पार से प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार की तरफ जाओगे तो मोन्जोनाइट एक ऐसी रॉक आएगी जिसके अंदर एल्कली फेल्डस्पार और प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार लगभग इक्वल प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं, और क्वार्ट्ज जो है वो लेस देन 10% होता है। तो मोन्जोनाइट नाम याद रखना, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन कहाँ गया, तो ये मोन्जोनाइट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोन्जोसाइनाइट अपन किसको बोलते हैं भाई, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मोन्जोसाइनाइट। ठीक है, हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि भी फ्रैक्शनेशन जब होगा तो सेपरेटेड क्रिस्टल्स ऑफ पायरोक्सिन एंड इंटरमीडिएट प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार फॉर्म ए क्रिस्टलाइज्ड रॉक।
तो पायरोक्सिन में इसने स्पेसिफाई किया ओगाइट, और ओगाइट जो है वो क्या होता है भाई, क्लाइनोपायरोक्सिन होता है, ठीक है। क्लाइनोपायरोक्सिन को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CPX बोलते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे कि भाई आपकी एक रॉक है जो प्लेजोक्लेस प्लस ओगाइट से बनी है, तो इस रॉक का आप बोलते हैं कि ड्यूरिंग फ्रैक्शनेशन, तो ड्यूरिंग फ्रैक्शनेशन जो है वो जनरली अपन किस में होगा, प्लूटोनिक रॉक में होता है फ्रैक्शनेशन देखने को, तो प्लूटोनिक रॉक में मिलेगा। वोल्केनिक रॉक के अंदर तो क्या होता है, बहुत जल्दी वो रैपिडली कूल हो जाता है, ग्रेन्स इतने जल्दी से डेवलप हो नहीं पाते हैं, तो सेपरेशन भी नहीं हो पाता उसमें। तो आप देखोगे कि भाई ये जो रॉक है वो आपकी क्या होती है, गैब्रो होती है ना, और इसका वोल्केनिक इक्विवेलेंट क्या होता है, बेसाल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि भाई तीन है, प्लेजोक्लेस, ऑर्थोपायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन। तो प्लेजोक्लेस और क्लाइनोपायरोक्सिन से बनी हुई रॉक को अपन क्या बोलते हैं, गैब्रो बोलते हैं। अब बोलोगे कि आपको कैसे पता चला कि ये क्लाइनोपायरोक्सिन की बात है, क्योंकि मैंने आपको मिनरल फैमिली पढ़ाया है। पायरोक्सिन में मैंने आपको बताया है कि दो तरह के पायरोक्सिन होते हैं, एक ऑर्थोपायरोक्सिन और एक क्लाइनोपायरोक्सिन। और क्लाइनोपायरोक्सिन में जो सबसे कॉमनली अकरिंग मिनरल है वो मेरा कौन है, ओगाइट है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पे बोल दिया कि ओगाइट की बात हो रही है तो क्लाइनोपायरोक्सिन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि वेबस्टेराइट एक ऐसी रॉक होती है जो OPX प्लस CPX से मिलकर के बनी होती है। लैरजोलाइट जो है वो आपका ओलिविन मोर देन 40%, OPX एंड CPX मोर देन 10%। और पायरोक्सिनाइट में आपका क्या होता है, OPX प्लस CPX ही होते हैं, एक तरह की ये भी पायरोक्सिनाइट ही होती है। और गैब्रो में क्या होता है आपका प्लेजोक्लेस प्लस क्लाइनोपायरोक्सिन। अगर प्लेजोक्लेस प्लस ऑर्थोपायरोक्सिन होगा तो क्या रॉक बनाएगा, नोराइट बनाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि नोराइट इज ए इग्नियस रॉक इन विच प्लेजोक्लेस एंड ऑर्थोपायरोक्सिन फाउंड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसका। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है कि रायोलिटिक मैग्मा जो है वो आपके राइज होकर के एक लार्ज डोम लाइक बॉडीज बनाते हैं। तो मैंने कल क्या जब प्रीवियस लेक्चर जो भी था उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई पार्ट 1 में बताया था कि आपका जितना सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा उतना ही वो क्या होगा, एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर सिलिका कंटेंट ज़्यादा है। इसलिए सराउंडिंग की जो रॉक्स हैं जिनको अपन कंट्री रॉक बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में उनकी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, वो लिक्विड मटेरियल जो है वो आपका अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा बिकॉज ऑफ द बायोन्सी फोर्स, और वो विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से फैल नहीं पाता, तो एक जगह इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, जिसको अपन ने क्या बोला था, लेकोलिथ बोला था। और उसके अपोजिट अपन ने बोला था लोपोलिथ, जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, मैफिक कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो जैसे जैसे क्रिस्टलाइज होता है वो सब्सिडाइज होता है। तो मतलब वोल्के मैग्मा इंट्रूजन्स एज वेल एज क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्सिडेंस वो आपके साइमल्टेनियसली होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लिनियन जो प्लूम्स होते हैं ये आपका वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वोल्केनिक इरप्शन होता है ना। फिर आपके डायट्रीम्स जो होती हैं ये आपका क्या होता है, किम्बरलाइट पाइप जैसी होती हैं ये, है ना, शैलो डेप्थ पे। फिर आपके डायपीड्स जो होते हैं ये आपके डोम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और जो आपका फ्रेटोप्लिनियन है ये तब होता है जब आपका जो मैग्मा है वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, है ना। किसके कांटेक्ट में आ जाए भाई, वाटर के कांटेक्ट में। और वाटर के कांटेक्ट में जब ये आता है तो ये जो वाटर है इसकी भाप बनती है, स्टीम बनती है, और ये स्टीम जो है वो क्या करती है, बहुत जल्दी से ओवरहेड प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्लिनियल जो प्लूम्स हैं वो आप देखोगे कि भी एग्जाम्पल्स मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो वोल्केनोज एवर प्रोड्यूस हुए हैं अर्थ सरफेस पे वो आपके प्लिनियन टाइप के हैं। आपने देखा होगा ना वोल्केनो के बहुत सारे टाइप होते हैं, स्ट्रोम्बोलियन होता है, वेसुवियन होता है, प्लिनियन होता है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भी ये जो फ्रेटोप्लिनियन इसका एक एग्जांपल है येलो स्टोन में जो आपका नहीं फ्रेटोप्लिनियन आई थिंक माउंट सेंट हेलेंस का एग्जांपल है, एग्जांपल इसके देखने पड़ेंगे, है ना। फिर ये जो डायपेयर्स है ये आपका येलो स्टोन के अंदर मिलता है, रायोलिटिक डोम लाइक स्ट्रक्चर मिलती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल डायपेयर्स बोलते हैं। तो ये आपका रायोलिटिक मैग्मास की वजह से होता है डायपियर्स, ये साइल डायपियर्स भी अपन बोलते हैं, है ना। फिर कूलिंग ऑफ मिनरलाइजिंग लिक्विड जब अगर स्लो हो तो क्या होता है, लूसाइट जो है वो काल्सिलाइट एंड के फेल्सपार की इंटरग्रोथ में इन्वर्ट हो जाता है। तो इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, तो ये ध्यान में रखना कि जब कभी भी आपका सिलिका अंडर सेचुरेटेड मैग्मा स्लो कूलिंग शो करता है तो उस टाइम पे हमारा जो लूसाइट है वो आपका
काल्सिलाइट एंड के फेल्सपार की इंटरग्रोथ में इन्वर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सिंपल सूडो ल्यूसाइट। परथाइट में तो क्या होता है भाई, एल्कली फेल्सपार है जिसके अंदर प्लेजोक्लेस फेल्सपार के लेथ्स मिलते हैं। पॉलील्यूसाइट में क्या होता है, एग्रीगेट्स ऑफ लूसाइट्स हैं, ठीक है, एग्रीगेट्स ऑफ लूसाइट मिनरल। और लूसाइट आपका क्या है, फेल्सपाथोइड ग्रुप ऑफ मिनरल्स का एग्जांपल है जिसके अंदर सिलिका डेफिशिएंट होती है और ऑर्थोक्लेस के रेस्पेक्ट में उसमें 1 मोल सिलिका कम होता है। और काल्सिलाइट में क्या होता है, 1 मोल और कम हो जाता है, ठीक है। तो काल्सिलाइट इज मोर सिलिका डेफिशिएंट देन दी लूसाइट। और एंटीपरथाइट में क्या होता है एंटीपरथाइट में आपका सिंपली एक आपका प्लेजोक्लेस फेल्सपार है जिसके अंदर ऑर्थोक्लेस के ग्रेन्स जो है वो आपके एक्सोल्ड हुए हुए मिलते हैं। तो परथाइट और एंटीपरथाइट का कोई लेना देना नहीं है। पॉलील्यूसाइट में आपका एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स मिलते हैं, लूसाइट के ही होते हैं वो। और सूडोल्यूसाइट जो है वो टर्म अपन यूज करते हैं जब आपका जो लूसाइट है वो काल्सिलाइट एंड के फेल्सपार के इंटरग्रोथ में इन्वर्ट हो जाता है या ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसको ध्यान में रखना, ये फैक्ट है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। अब मैग्नीशियम नंबर, ये मैंने आपको बताया था, मैग्नीशियम नंबर के साथ में मैंने आपको एमजीओ लिक्विड इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट भी बताया था और इससे रिलेटेड अपन ने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, है ना, जो आपका नेट के एग्जाम में आ गया था। मैंने बोला था कि नेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं है और फिर देखते देखते आ गया था। मैंने जब आपको मैग्नीशियम नंबर पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि मैग्नीशियम नंबर का जो फॉर्मूला है वो आपके नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको जीएसआई के एग्जाम में पूछा जा सकता है, गेट के एग्जाम में भी ये अब आ सकता है, याद रखना, ठीक है। गेट का एग्जाम भी आने वाला है कुछ एक दिनों में, तो ये याद रखना भाई कि मैग्नीशियम नंबर जो सिंपली डिफरेंशिएशन इंडिकेटर है ना। एटॉमिक फॉर्म में अगर देखें या एलिमेंटल फॉर्म में तो मैग्नीशियम नंबर जो है इसको अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिंपली आपका क्या होता है Mg2+ अपॉन Mg2+ प्लस Fe2+, ये तो एलिमेंटल फॉर्म में हो गया। और मॉल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो मॉल परसेंटेज अपन कैसे निकालते हैं, आपने बोला कि भाई मैग्नीशियम नंबर अगर मेरे को ऑक्साइड्स की फॉर्म में लिखना हो तो MgO में आपने मैग्नीशियम नंबर इस तरह से बताते हैं, तो आपका क्या है, वेट परसेंटेज ऑफ MgO डिवाइडेड बाई वेट परसेंटेज एटॉमिक वेट ऑफ MgO डिवाइडेड बाई, तो MgO का वेट परसेंटेज और ये वाली जो वैल्यू आएगी वही सेम टू सेम वेट परसेंटेज ऑफ MgO डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ MgO प्लस वेट परसेंटेज ऑफ FeO डिवाइडेड बाई FeO, है ना, एटॉमिक वेट ऑफ FeO। तो इस तरह से अपन ये फॉर्मूला कई तरह से अपन इसको मॉडिफाई करते हैं। बस ये मैग्नीशियम नंबर को आपको ध्यान में रखना, जैसे अपन ने थोलेटिक और कैल्क एल्कलाइन में भी इसको अपन ने यूज़ किया था और बोलते हैं कि अगर मेरा इस तरह से ये F है, ये M है और ये A है और मेरा लिक्विड लाइन ऑफ डिसेंट इस तरह से जाता है तो मैं बोलता हूँ कि थोलेटिक और ये आपका कैल्क एल्कलाइन है। और यहाँ पे आपको क्या मिलता है भाई, ज़्यादातर बेसाल्ट, फिर यहाँ पे आपको क्या मिलता है एंडेसाइट, फिर यहाँ पे आपको क्या मिलता है डेसाइट और यहाँ पे आपको क्या मिलता है रायोलाइट। तो अपन बोलते हैं कि ये जो MgO का कंटेंट जितना कम होता चला जाएगा मैग्मा में उतना ही आपका क्या होगा, मैग्मा डिफ्रेंशिएट होता चला जाएगा, या यूँ बोलें कि मैग्मा उतना ही ज़्यादा इवोल्व होता चला जाएगा। तो अपन बोलते हैं कि मैग्नीशियम नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, मैग्मा प्रिमिटिव होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि जो भी रॉक आपको मिलती है, इस कंपोजिशन की जो भी रॉक मिलती है जिसके अंदर MgO कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है, ये आपकी क्या होती है, प्रिमिटिव रॉक होती है जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, बहुत कम है। मतलब ये एक ऐसे मैग्मा से बनी है जिसका खास इवोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो रायोलाइट मिलता है, रायोलाइट में आपका क्या है, Fe और MgO दोनों ही बहुत कम है, जो क्या सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं कि मैग्मा ये जो रॉक बनी है ये हाईली इवोल्ड मैग्मा से बनी है, रेजिडुअल मेल्ट से बनी है या हाईली डिफ्रेंशिएटेड मैग्मा से बनी, ठीक है। तो जब भी आप मैग्नीशियम नंबर की बात करेंगे हम हमेशा डिफ्रेंशिएशन इंडेक्स की बात करते हैं कि मैग्मा कितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि उस मैग्मा से बनी हुई रॉक्स के अंदर मैग्नीशियम नंबर क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे भाई। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका आई थिंक जो एक पेपर हुआ था असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट एंड माइनिंग जियोलॉजिस्ट वाला, जो एक पेपर हुआ था ना जिसमें IBM के अंदर रिक्रूट हुए थे, उसमें शायद ये पूछा गया था, ठीक है। तो GSI प्रीलिम्स में भी ये पूछा जा सकता है, गेट में भी आपका ये आ सकता है और गेट में तो ये इसका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ठीक है। और इसका न्यूमेरिकल मैंने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है तुमको अगर याद होगा तो। फिर अपन बोलते हैं ये ऑप्शन सिंपली आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंडेक्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान, एक सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो पेपर ही GSI प्रीलिम्स का है GSI प्रीलिम्स में भी आ गया है भाई ये, है ना, और उसमें उस एग्ज़ाम में भी आया था, नेट में भी आया। तो तुम देख रहे हो ना कुछ टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो इग्नियस के जो मैंने आपको ये 2 पार्ट में जितने क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आप इनको ढंग से कर लेते हो ना, तो आप जीएसआई प्रीलिम्स में इस बार जो पेपर देने जाओगे ना, उसका 50% क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे विद हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेपर्स ओनली, है ना, क्योंकि अपन ने काफ़ी कवर कर लिया है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ बच जाता है इग्निस पेट्रोलॉजी में जो हमारा पेपर से कवर नहीं होता है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने पेपर सॉल्यूशन देख लिया और आपको अब सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब लोग जो है वो पेपर सॉल्यूशन ही करवा रहे होते। कोई भी जो है कॉलेज के अंदर, है ना, आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी प्रोफेसर है ना, रगड़ रगड़ के ये पेपर पढ़ा नहीं रहा होता कि इग्निस पेट्रोलॉजी जो है वो एक कैरिकुलर का पार्ट है, इसके ये सिलेबस है, इसके लिए ये रेलेवेंट बुक्स हैं, इसके इतने टेस्ट होंगे, इतने मिड टर्म होंगे, ये प्रैक्टिकल होगा, ये फील्ड होगा, है ना। क्योंकि अगर सब कुछ कंपटीशन में पेपर सॉल्यूशन से ही हो जाता तो फिर तो हम जैसे लोगों का काम बहुत आसान हो जाता, है ना। पूरे साल में सिर्फ हम महीना भर काम करते और पूरा साल एंजॉय करते, क्योंकि बस काम तो 1 महीने का ही, अभी पेपर सॉल्व करवा देंगे। पर क्योंकि तुमने ये पढ़ा हुआ है इसलिए तुमको ये रिवीजन में बहुत जल्दी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है बस। अब एक क्वेश्चन और है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ किम्बरलाइट। तो कंपोजिशन ऑफ किम्बरलाइट जो है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? मैंने आपको बताया था कि ये पोटेशिक अल्ट्रामेफिक रॉक है जिसके एक इंडेक्स मिनरल कौन है? फ्लोगोपाइट है, जो माइका ग्रुप ऑफ मिनरल से बिलोंग करता है। इसके अंदर आपको गार्नेट भी मिलता है ऑब्वियसली। अब आप देखोगे भाई निकल और कैल्शियम रॉक जो गार्नेट एंड बायोटाइट फिनोक्रिस्ट में होता है, नहीं। वोलेटाइल रिच पोटेशिक अल्ट्रामेफिक रॉक है, बिल्कुल ठीक बात है, जिसके अंदर फिनोक्रिस्ट ऑफ ओलिविन एंड फ्लोगोपाइट है। सोडिक रिच रॉक विद, सोडियम रिच है ही नहीं है। डार्क कलर्ड आयरन मैग्नीशियम रॉक विच एसोसिएटेड विद मिडोसलिंक रिजेस, नहीं, ये वो तो आपका बेसाल्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी। फिर एक क्वेश्चन और है कि आईजीएस क्लासिफिकेशन में जो प्लूटोनिक रॉक है वो आप क्या कब अप्लाई करते हो? प्लूटोनिक रॉक के लिए एप्लीकेशन जब आपका फेनेरेटिक टेक्सचर होता है, विच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव फाउंड एट कंसिडरेबल डेप्थ। दिस क्लासिफिकेशन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका आईजीएस क्लासिफिकेशन है ये आपका 2 तरीके से अपन करते हैं, एक है नॉर्मेटिव्स के बेसिस पे और एक है आपका मॉडल एनालिसिस के बेसिस पे। तो प्लूटोनिक रॉक का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो मॉडल एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं, और मॉडल एनालिसिस का मतलब है मॉड, और मॉड का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेस्ड ऑन सिलिका परसेंटेज नहीं है ना, डेप्थ वाइज नहीं है, टेक्सचर वाइज नहीं है, तो बचा कौन? क्वांटिटेटिव मिनरलोजिकल प्रोपोर्शन, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी का मतलब भी क्या है भाई? आपका प्रोपोर्शनेट की बात करें कि कौन कितना प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, रापा के भी टेक्सचर जो है वो आपका प्रीफर्ड न्यूक्लिएशन का एक एग्जांपल है, जिसको अपन एपिटेक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एपिटेक्सियल। तो इसमें ऑर्बिकुलर स्ट्रक्चर मिलते हैं, वाइड फिनोक्रिस्ट ऑफ के फेल्डस्पार मिलते हैं, जिसको मेंटल कौन करता है? ग्रेनुलर ओलिगोक्लेज स्पेसिफिकली। तो ये बोल रहा है कि ये टेक्सचर कब बनता है, तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ कि वेन एवर देर इज ओवर ग्रोथ और वेर एवर देर इज प्रीफर्ड न्यूक्लिएशन और वेर एवर देर इज एपिटेक्सियल टेक्सचर फॉर्मेशन, वो आपका होता है रैपिड रेट ऑफ कूलिंग में, कि आपका मिनरल जो खुद का न्यूक्लिया ही नहीं बना पा रहा है, जो पहले से मिनरल बना हुआ है उसके ऊपर ही ओवर ग्रो कर जाता है। तो खुद का न्यूक्लिया ही नहीं बना पा रहा होता है। जैसे बारिश होने के लिए जो आपका वाटर जो है, वेपर जो है, वो कंडेंसेट होना चाहिए क्लाउड्स बनाने के लिए, तो वो कंडेंसेट होने के लिए भी उसको क्या होती है? कोई सरफेस चाहिए होती है ना, है ना। तो वो आपका स्मोक का पार्टिकल हो सकता है, वो आपका डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो जो न्यूक्लियाई आपके रेन ड्रॉप बनाने के लिए चाहिए, वैसे ही आपका क्या होता है? रापाकिव टेक्सचर बन जाता है कि भाई मैग्मा के पास में प्लेजोग्लेस फेल्ड्स पर बनाने के लिए माल मसाला तो पड़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि रैपिड रेट ऑफ कूलिंग इतनी ज़्यादा है कि वो अपना न्यूक्लियाई जो बना रहा है वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो वो जो पहले से बने हुए मिनरल्स होते हैं उसी के ऊपर वो ग्रो कर देता है उसको। इसको अपन बोलते हैं एपिटेक्सियल ग्रोथ या प्रीफर्ड न्यूक्लिएशन। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपको ओवरग्रेथ टेक्सचर देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे कि ये रैपिड रेट ऑफ कूलिंग में होता है। अब आप याद करो, अपन ने डायजेनेसिस में भी पढ़ा है, हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस में भी पढ़ा है कि उनका टेम्परेचर जो है डेप्थ डिपेंडेंट होता है। तो हाइपोजीन, एपिजीन, एपिजेनेटिक, सिंजेनेटिक, वो वर्ड याद होंगे आपको। तो अपन ने याद किया था टेलीथर्मल, है ना, मेसोथर्मल, आपको वर्ड याद आ रहे हैं? हाइपोथर्मल,
तो अब डेप्थ के हिसाब से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा डेप्थ में आपकी क्या होती है, जो हीट लॉस होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि सराउंडिंग रॉक्स जो है वो क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन से होती है, और अपने को पता है कि मेंटल के अंदर जो कंडक्शन की जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। तो मैग्मा जो अपनी हीट लॉस है वो बहुत धीरे धीरे करता है, उसकी वजह से रेट ऑफ कूलिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो रेट ऑफ कूलिंग जब स्लो हो जाती है तो रापा केवी टेक्सचर बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन आप देखते हैं कि भाई ये जो ग्रेनाइट बनी है जिसके अंदर ये आपको टेक्सचर मिल रहा है, ये ग्रेनाइट नियर द सरफेस बनी होगी, जहाँ पे आपका क्या है, हीट लॉस बहुत जल्दी हो रहा है। जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाओगे उतना ही आपका टेक्सचर जो है वो फेनेरेटिक बनेगा, उसमें और ग्रोथ का कोई चांस नहीं बैठता है। तो आप देखोगे कि भाई इसमें से कौन सी ऐसी ग्रेनाइट है जो आपको बिल्कुल नियर द सरफेस मिलेगी, तो आप बोलोगे कि एस टाइप ग्रेनाइट। तो बोला कि एस टाइप ग्रेनाइट आपका सेलो डेप्थ पे रहता है ना, लेकिन आपका सफिशिएंटली वाटर बॉइलिंग वहाँ पे प्रेजेंट होती है, मेटा सेडिमेंट से जनरेट हुई हुई होती है, तो आपका ऑलरेडी वो उस जगह जनरेट हो रही है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो लॉस जो है वो आपका हीट का कम रहेगा। तो आप बोलोगे कि ना ये तो नहीं बैठेगा। फिर आप बोलोगे कि एपिजोनल ग्रेनाइट, मीरोजोन और केटाजोन। केटाजोन जो है वो सबसे डेप्थ पे बनेगी, मीरोजोन जो है वो इंटरमीडिएट बनेगी, और जो आपका ये एपिजोन है ये आपका नियर दी सरफेस बनेगी। तो आप बोलोगे कि ये जो मेरी एपिजोनल ग्रेनाइट है जिसके अंदर मेरे को रापा केवी टेक्सचर डेवलप होता हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। जब ये क्वेश्चन आया था तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला था कि ये मास्टर कहाँ से आया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तुमने पढ़ाया ही नहीं, किधर से आ गया। जबकि मैंने जब रापा केवी टेक्सचर पढ़ाया था तब मैंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था कि ये आपके रैपिड रेट ऑफ कूलिंग में बनेगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब जिसको ये सॉल्व करते हुए माइंड ठनक गया कि हाँ भाई ये तो डेप्थ वाइज वाली बात है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है स्पेसिफिक टेक्सचर। स्पिनिंग टेक्सचर अपने को पता है कि भाई कोमाटाइट के अंदर मिलती है। कोमाटाइट जो है वो एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर पे बनती है, अल्ट्रामेफिक वोल्केनिक रॉक है जिसके अंदर मैग्नीशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैग्नीशियम एमजीओ कंटेंट मोर देन 18% के आसपास होता है ना। तो आप अब ऑप्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, लो मैग्नीशियम गलत, ग्रेनेटिक गलत, हाई मैग्नीशियम लावा बनती है, एंडेसिटिक लावा में नहीं मिलता स्पिनिंग टेक्सचर। तो अब आप देखोगे कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आप सोल्व करने लगते हो ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना। फिर ये मैंने आपको एसिमिलेशन का बताया था कि जब मैग्मा आपका असेंड करता है तो कंट्री रॉक के कुछ टुकड़े उसके अंदर गिरते हैं और वो मैग्मा की हिट की वजह से पिघल जाते हैं, और उस पिघलने की वजह से उस मैग्मा का जो कंपोजिशन है वो आपका मॉडिफाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को अपन एसिमिलेशन बोलते हैं, और उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं, ये एसिमिलेशन वाला नहीं है शायद, यहाँ पे ये एसिमिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला मैं आपको अभी करवा दे रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप देखो इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग अकर्स, तो मैंने इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एस्टेटाइट को मैं मेल्ट करूंगा तो वो क्या बनाएगा, फॉस्फेटाइट प्लस लिक्विड बनाएगा। मतलब एक सॉलिड को अगर मैंने पार्शियली मेल्ट किया तो मेल्ट एंड सॉलिड देन इट विल गिव राइज टू ए मेल्ट एंड ए सॉलिड ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग। अब आप देखो ए मेल्ट ब्रेक डाउन इंटू टू और मोर देन टू केमिकली डिस्टिंक्ट फेजेस बाई एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से आपके डिस्टिंक्ट फेजेस नहीं बनते हैं, एसिमिलेशन से आपका मेल्ट का कंपोजिशन जो है वो मॉडिफाई होता है। सॉलिड स्प्लिट एट वेरी हाई टेम्परेचर इनटू टू सॉलिड्स हैविंग सेम बल्क केमिकल कंपोजिशन, इसको अपन पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। फिर आपका सॉलिड स्प्लिट्स एट डेफिनेट टेम्परेचर इनटू अनदर सॉलिड एंड लिक्विड, ये ठीक बात है, ये हो सकता है। ए रॉक इज सब्जेक्टेड टू हाई कन्फाइनिंग प्रेशर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बैठ जाएगा कि एक सॉलिड है ये आपका स्प्लिट होगा एक लिक्विड प्लस दूसरा सॉलिड जो आपके डिफरेंट कंपोजिशन के होंगे। कर लोगे ना यार। तो ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके जीएसआई प्रीलिम्स के आए हुए हैं। आई थिंक मैंने आपके इग्निस पेट्रोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। जीएसआई मेंस का कोर्स जो है 15 फरवरी से स्टार्ट होगा, है ना। 9 फरवरी को उसका एग्जाम है, 15 फरवरी से जीएसआई मेंस का कोर्स स्टार्ट होगा। उसके ऊपर जो डिटेल में वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। बाकी गेट नेट जीएसआई प्रीलिम्स का जो फ्लैगशिप कोर्स है और आईआईटी जेएम जियोलॉजी का जो कोर्स है वो आपका 3 फरवरी से लॉन्च हो गया है। 11 फरवरी से उसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी और 20% का अभी ऑफ चल रहा है। क्योंकि तुम इस वीडियो के एंड तक पहुंचे हो तो एक स्पेशल कूपन बनाया हुआ है MFK10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये उन्हीं को मिलेगा जो आपके स्पेसिफिकली बताएंगे कि भाई हमें MFK10 कूपन के बारे में पता चला है, वो बताओ वो कहाँ मिलेगा, तो फिर तभी तुमको उसके बारे में पता चलेगा। ये एडिशनल डिस्काउंट आपको मेरी तरफ से है क्योंकि तुम यहाँ तक पहुँचे हो। चलो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।
बाय बाय।